हाँ जी, तो क्या हाल है सबके? आई होप एवरीवनस डूइंग फाइन। तो आज के वीडियो में हम केवीपीवाई के पेपर का डिस्कशन करेंगे। केवीपीवाई सबको पता होगा यार, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है। ये आईआईएससी बैंगलोर ये एग्जाम कराता है और ये क्लास 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। क्लास 11th वालों का जो पेपर होता है उसे ऐसे पेपर कहते हैं। ये अभी 31 जैन को जो हुआ था वो पेपर है और आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल काफी रिप्यूटेड एग्जाम है, काफी बच्चे देते हैं, सो दैट इज व्हाई आई थॉट वी विल डिस्कस दिस नाउ। इसमें क्या है कि मैंने कोशिश की है आपके लिए सबसे सिंपल पॉसिबल सॉल्यूशंस दूं जो कि आप आसानी से फॉलो कर सको और जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते थे व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। एंड देन वी हैव एन एनालिसिस सेक्शन आल्सो, जहां पे आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द सॉल्यूशंस हमने एनालिसिस की है पेपर की कि पेपर क्या लगता है, कैसा लेवल था, कैसे मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या कट ऑफ रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं फिर। सो फर्स्ट विल डिस्कस द पार्ट वन ऑफ द पेपर। पेपर में दो पार्ट्स थे, पार्ट वन पार्ट टू। पहले जरा पार्ट वन करते हैं। पार्ट वन में पर सब्जेक्ट 15 सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज थे, ठीक है, +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड यू गेट -0.25 फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आपका ऐसा सेटअप था पार्ट वन का। तो पार्ट वन में जो क्वेश्चंस थे मोस्टली काफी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड से थे, कुछ एक दो थोड़े ट्रिकी हैं, एक दो में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आइए शुरू करते हैं फिर डिस्कशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि अ माउस जंप्स ऑफ द 15th फ्लोर ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग एंड लैंड्स 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। Assume that each floor is of 3 meter height. The horizontal speed with which the mouse jumps is closest to. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई पहले एक हाई राइज बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ से माउस आपका जंप किया। माउस ने जब जंप किया तो उसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, मान लेते हैं v। ठीक है, कुछ v हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जंप किया। अब माउस आपका ऐसे करके कहीं यहाँ पर लैंड करेगा और आपको ये बता दिया है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 12 मीटर है। आपको ये भी क्या बताया गया है कि 15th फ्लोर से कूदा और हर फ्लोर की हाइट 3 मीटर है। तो दैट मेक्स दिस हाइट, ये जो साइड से कूदा था, दैट इज 15 × 3, दैट इज 45 मीटर्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अज्यूमिंग कि ये हॉरिजॉन्टली ही कूदा था, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, तो जो टाइम होगा नीचे आने में, यहां से यहां तक आने में जो टाइम होगा वो अगेन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2h/g। ये फॉर्मूला होता है जहां h ये हो जाएगा जिस हाइट से वो कूदा था। ठीक है, सो आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो आपका टाइम आ गया 3 सेकेंड का। अब 3 सेकेंड में आपको ये भी पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 12 मीटर कवर हुआ है, तो v की वैल्यू आ जाएगी। v हमारा क्या हो जाएगा, 12/3 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो हम बस इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। सो हमें ये भी पता है कि v को हम ये भी लिख सकते हैं 4 × 18/5। ठीक है, इतने किलोमीटर पर आवर। तो ये रफली आपका 15 किलोमीटर पर आवर के आसपास आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया आंसर। ठीक है, अगेन आप इसे देख सकते हो, 2/5 आया, 75/5 15 होता है, तो रफली 15 के आसपास आ रहा है। ठीक है, सो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन दिस करेक्टली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अनदर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इनफ क्वेश्चन। बोल रहा है कि कंसिडर टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल having their ratio of radii which is 2:1. Now if one of the two wires are stretched by equal forces, sorry, if these two wires are stretched by equal force, then the ratio of the stress produced amongst them is। ये भी सबको पता होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है यार। किसी भी वायर को जब आप खींचते हो, ठीक है, एफ फोर्स से, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो आपका जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बाय डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल है, रेडियाई का रेशियो 2:1 है, तो एरियाज का रेशियो जो होगा 4:1 हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरियाज के रेशियो में। तो करेक्ट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहां से देख सकते हो, 1:4 हो जाएगा, खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगेन ये सबको कर लेना चाहिए था। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये एक और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ सबमरीन हैज अ विंडो ऑफ एरिया 30 by 30 सेंटीमीटर स्क्वायर on its ceiling and it is at a depth of 100 meter below sea level in a sea. If the pressure inside the submarine is maintained at sea level atmospheric pressure, then the force acting on the window is।
आपको डेंसिटी दे दी गई है सी वाटर की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल हो गया। ठीक है भाई, आपका ये ग्लास विंडो है, इसका आपको एरिया पता है, ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होगा, ऊपर का प्रेशर लिख लेते हैं पहले। यहाँ होगा P, जो कि होगा P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। ठीक है, और यहाँ क्या बता दिया है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। तो नेट जो फोर्स है वो प्रेशर डिफरेंस जो हो गया रो जी एच का, उसकी वजह से लगेगा। तो सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगेन फोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी एरिया विच वुड बी 30 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू रो जी एच। रो आपको क्या दिया है 1.03 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू जी आपको 10 बता दिया है, और एच जो है वो 100 है। ठीक है, सो यहां से हम इसको इसको और इसको कैंसल आउट कर देते हैं। हमारा क्या आया, ये आया कुछ 900 इंटू 1.03 इंटू 100 अगेन। तो ये कुछ आ रहा है 9.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। तो ऑप्शंस में देखते हैं, 0.93 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हमारा सही ऑप्शन लग रहा है। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सीधा साधा सा सवाल है। आइए अगले पे देखें। ये एक क्वेश्चन है जो पहला थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन थोड़ा सा ही ट्रिकी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। अ स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज मूविंग विद अ स्पीड u relative to Earth in the x direction enters the gravitational field of a much more massive planet which is moving with a speed of 3u in the negative x direction. Now the spacecraft exits following the trajectory as shown. और आपको पूछा है the speed of the spacecraft with respect to the Earth a long time after it has escaped the planet's gravity is given by. बाकी आपके ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। ये आपका स्पेसक्राफ्ट है भाई, बहुत दूर से आ रहा था और बहुत दूर से इसकी स्पीड कुछ यू थी। ठीक है, इस प्लैनेट की ग्रेविटी से इफेक्ट होगा, इसकी स्पीड कुछ इंक्रीज करेगी ऑफ कोर्स, और फिर जब ये दूर जाएगा तो कुछ डिक्रीज भी करेगी। तो मान लेते हैं फाइनली कि ये वी से दूर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको क्या बोला है कि ये बहुत ही मैसिव प्लैनेट है। मैसिव प्लैनेट क्यों बोला है, मैसिव प्लैनेट बोलने से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी इनका म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा उसकी वजह से आपके प्लैनेट की स्पीड नहीं चेंज होगी। तो वी कैन अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज 3u। ठीक है, तो पहले ये assumption लिख लेते हैं। as the planet is massive, planet is very massive बल्कि, तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore it can be assumed to be moving with a constant speed, to be moving with a constant speed। ठीक है, भाई ये हमने इमेजिन कर लिया कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो अगर उसके रेफरेंस फ्रेम में आया तो वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब कुछ नहीं करना है, आपको उसके रेफरेंस फ्रेम में आना है और वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर देनी है। सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द प्लैनेट, आपको क्या समझ में आएगा। अब ये आ गई समझदारी की बात, है ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ, भाई इसके रेफरेंस फ्रेम में आ गए हम। जब इसके रेफरेंस फ्रेम में आए तो हमें क्या दिखा, ये बंदा इनिशियली 4u से इधर जा रहा होगा। ठीक है, और इसकी इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी उस टाइम जीरो रही होगी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं भाई के प्लस पी इसके रेफरेंस फ्रेम में इनिशियल, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, ये क्या हो जाएगा भाई, के फाइनल प्लस पी फाइनल। क्या भाई, इसके रेफरेंस फ्रेम में हमको ये दिखेगा कि जब ये जा रहा है तो इसके रेफरेंस फ्रेम में अगर इसकी वेलोसिटी v डैश है, भाई तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन से, देखो पहले भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी इंटरेक्शन की क्योंकि बहुत दूर से आ रहा था, और बाद में भी बोला है कि बहुत दूर जब निकल जाएगा, ठीक है, आफ्टर इट हैज एस्केप्ड द प्लैनेट्स ग्रेविटी, तो फिर जब पोटेंशियल एनर्जी फाइनली भी जीरो होगी। सो हमें ये पता है कि भाई since I can say potential energy initial is equal to the final potential energy जो कि कितनी है, जीरो, हम कह सकते हैं therefore kinetic energy initial must be equal to the kinetic energy final। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज अगर बराबर हैं
तो आपको ये भी पता चल गया v डैश की वैल्यू क्या आई है। बहुत ही सिंपल है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि v डैश क्या है, v डैश भी 4u होगा। अब v डैश क्या था, v डैश क्या था, अपने प्लैनेट के रेफरेंस फ्रेम में जो वेलोसिटी आपको दिख रही है वो है। प्लैनेट खुद भाई 3u से जा रहा है, तो अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी हम ये कह सकते हैं v जो होगा v वुड बी v डैश प्लस 3u व्हिच गिव्स अस 7u एज द आंसर। ठीक है, अगेन अगेन बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। बस आपको छोटी सी ट्रिक मालूम होनी चाहिए कि आप प्लैनेट के रेफरेंस फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, 7u आंसर है। ठीक है, अगेन आई होप एवरीबॉडी फॉलोड दिस। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल पूछ दिया है यहाँ पे। बोला क्या है, बोला है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाज फ्लिप्ड बाय 180 डिग्री in a million years, okay, a million years ago. This flip was relatively rapid and took 10 to the power 5 years. ठीक है भाई, इतना टाइम लगा, इतना डिग्री से फ्लिप हुआ। अब बोल रहा है दी एवरेज चेंज इन ओरिएंटेशन पर ईयर ड्यूरिंग द फ्लिप वाज क्लोजेस्ट टू 3। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया यार। आपको पता है टोटल डेल्टा थीटा कितना है, 180 डिग्रीज है ना, और डेल्टा टी कितना है, 10 टू द पावर 5 इयर्स। तो आपको ये पता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो आपका 180 ओवर 10 टू द पावर ऑफ 5 आ गया। ठीक है, अब देखो आंसर में क्या दिया है, सेकेंड्स में दिया है, तो हमको डिग्री को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, एवरेज चेंज इन ओरिएंटेशन पर ईयर ये हो गया। ठीक है, तो पर ईयर का जो सेकेंड्स में चेंज आया वो कितना आया, 180 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3600। है भाई, तो एक ये और एक ये उड़ा देते हैं और यहाँ पे ये बच गया 2। ठीक है, अब ये रफली हमें समझ में आ जाएगा, 18 इंटू 36 ओवर 100 आ रहा है कुछ। ठीक है भाई, देख लेते हैं कितना आएगा ये रफली। हम्म, ओके, इसके लिए हल्का सा मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ भाई। अच्छा, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। इसलिए ये 3600 से मल्टीप्लाई किया है, जस्ट इन केस अगर आपको ये नहीं समझ में आया था कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल है, 18 इंटू 36, ये आया आपका 648 बाय 100, तो ये आ गया 6.48 सेकेंड्स। ठीक है भाई, क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है दैट इज 5 सेकेंड्स। मैं क्लोजेस्ट बताना था, एवरेज इज क्लोजेस्ट टू, तो क्लोजेस्ट टू में 5 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, अगेन बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था। आइए अगले को देखें। अगला भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आपको बेसिक बर्नौलीज थ्योरम की नॉलेज है तो ये बहुत ही प्यार से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेटलेट्स आर ड्रिफ्टिंग विद ब्लड फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल आर्टरी शोन बिलो। तो आपको आर्टरी दिखाई है, आर्टरी में 3 सेक्शंस दिखाए हैं, एक 1, एक 2 और एक 3। बोला है कि आर्टरी इज कॉन्ट्रैक्टेड इन रीजन 2, मतलब एरिया वहां पे कम है। तो आपको बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ये पता होगा, जब भी हम स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो की बात करते हैं तो हम दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल्स a2 v2, और दूसरा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है भाई, तो यहां पर आपको ये पता है, अगर यहां पर वेलोसिटी v1 थी और यहां पर वेलोसिटी v2, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है तो हम ये कह सकते हैं v2 वुड बी ग्रेटर देन v1। और बर्नौलीज थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, अगर v2 बड़ा है तो उसका प्रेशर कम हो, v2 वुड बी लेस देन p1। ठीक है, मुझे ये पता चल गया रीजन 2 में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कम होगा 1 और 3 दोनों से। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शन कहते हैं, as the platelets enter a constriction, platelets get squeezed together in the narrower region and hence the pressure must arise there। तो ये तो गलत है भाई, ये तो बर्नौलीज थ्योरम के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, as the platelets enter the constriction, the pressure is lower there। yes, क्योंकि वहां पे स्पीड फ्लो की ज्यादा होनी पड़ेगी तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ये कह रहा है द आर्टरीज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉलर इन द कंस्ट्रिक्शन एंड दस प्रेशर मस्ट बी लार्जर बिकॉज प्रेशर इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगेन ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है, प्रेशर इज सेम इन ऑल द पार्ट्स। सो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगेन ये थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है। अगेन ये भी बहुत इजी है यार, ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस राइट। और देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कलरफुल पैटर्न्स इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेनबो, रेनबो आपको पता है कि भाई ड्रॉपलेट्स से जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उनसे बनता है और डिस्पर्जन होता है उसमें। ठीक है, व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड यूजिंग प्रिज्म, अगेन ये भी रिफ्रैक्शन से होता है। कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपको पता होगा, अगर पता होना चाहिए कि कॉम्पैक्ट डिस्क में जो आपका डेटा वगैरह एंटर किया जाता है तो उसमें ग्रेटिंग्स होती हैं, छोटी छोटी ग्रेटिंग्स, सेक्शंस होते हैं जहां पे डेटा एंटर किया जाता है, तो वो जो लाइट के लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करते हैं। सो वहां से जो पैटर्न आपका बनता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। ठीक है, वहां आपकी लाइट जो डिफ्रैक्ट हो रही है और स्प्रेड आउट हो रही है वो आपस में इंटरफेयर कर रही है और वो कलर्स प्रोड्यूस करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी था। अगेन थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, पता था तो पता था, नहीं पता तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे। ब्लू कलर ऑफ द स्काई आपको पता है स्कैटरिंग से होता है, अगेन डिफ्रैक्शन नहीं है, वो दूसरा फिनोमेना है। तो आप एलिमिनेशन से भी इस ऑप्शन पे आ सकते थे जस्ट इन केस आपको नहीं पता था ये वाला फिनोमेना। ठीक है, अगेन वेरी इजी, आई थिंक यू शुड हैव आंसर्ड दिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं अगला वाकला क्या कह रहा है। ये भाई कह रहा है कि टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, but different angles with the horizontal. Now their ranges are equal if the angle of projection of one is 30 degrees and its maximum height is h, then the maximum height of the other will be. Okay, अब आपको ये पता होना चाहिए ranges are same for complementary angles। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए ranges, since ranges are equal for complementary angles, तो ये स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। आई एम गेसिंग ज्यादातर को पता होगा। एंड देयरफॉर जब थीटा वन आपका 30 डिग्रीज था तो थीटा टू कितना होगा, 60 डिग्रीज होगा। ठीक है भाई, ये आपका आ गया। अगर हम ये माने, अज्यूमिंग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन टू बी यू, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हम मान ले रहे हैं कुछ यू। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले केस के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट आपको पता है एच होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। और अगर दूसरे केस की मान ले एच डैश है तो एच डैश कितनी हो गई, ये थीटा वन स्क्वायर हो गया, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू ओवर टू जी। भाई इनको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई एच डैश ओवर एच जो है वो क्या आया आपका, साइन स्क्वायर 60 ओवर साइन स्क्वायर, ये करोगे 3 आ गया आंसर। सो आपका आंसर है एच डैश इज 3h। अगेन वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, आई गेस अगेन ये सब बहुत ही सिंपल है। आई होप सब लोग फॉलो कर रहे हो इन सॉल्यूशंस को। इन केस कोई सॉल्यूशन का कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर पाए या कोई चीज नहीं पता थी, तो अगेन अगेन मैं सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। जैसे ये वाला रिजल्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया कि भाई रेंजेस आर इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। अगर आप केवीपीवाई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन स्टिल अगर आप कोई भी स्टेप नहीं फॉलो कर रहे हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी डाउट होगा आई विल रिप्लाई एंड एक्सप्लेन इट देयर। ठीक है, इस पे आते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये अगेन ये फिर से थोड़ा सा ट्रिकी है अगेन, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आप थोड़ा सा सोच लेते हो तो ये भी सिंपल है। तो पहले तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा फिगर है, अजीब सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाई द फिगर बिलो शोज अ शैम्पू बॉटल in a perfectly cylindrical shape। ठीक है भाई, in a simple experiment the stability of the bottle filled with different amount of shampoo volume was observed। ठीक है, the bottle is tilted from one side and then released। Let the angle theta depict the critical angular displacement resulting in the bottle losing its stability and tipping over। Choose the graph correctly depicting the fraction f of the shampoo filled। f equals 1 corresponds to completely filled versus the tipping angle theta। क्या बोल रहा है, अलग अलग अमाउंट का हम शैम्पू भरेंगे इसमें और इसको टेढ़ा करेंगे और हम देख रहे हैं कि किस थीटा पे ये टिप करता है या फिर टॉपल करता है। अगेन टॉपलिंग की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए।
भाई ये टॉपलिंग के सवाल बहुत बार आईआईटी में भी आ चुके हैं, तो जो भी आईआईटी वाईआईटी की भी तैयारी कर रहा होगा उसको टॉपलिंग वाले सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो भाई इस बार भी जेईई में आया था ऐसा सा सवाल। तो भाई टॉपलिंग की क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई भी चीज किसी सरफेस पे ऐसे रखी है और अगर टॉपल होनी है, तो भैया जो एमजी है वो इस लाइन से पास होना चाहिए। ये बात समझ गए? ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। जस्ट इस एंगल से जस्ट ऊपर करते ही जैसे ही आपका एमजी इस लाइन से बाहर जाएगा, तो भाई इस पॉइंट के अबाउट आप देख सकते हो एमजी का जब टॉर्क लोगे, तो जैसे ही इस लाइन से हल्का सा भी इधर शिफ्ट हुआ एमजी का डायरेक्शन, तो वो एमजी टॉपलिंग करवा देगा। ठीक है? सो हमने ये मान लिया कि टिपिकल जो आपकी क्रिटिकल कंडीशन है जस्ट टॉपलिंग की, उसमें आपको पता है उस थीटा पर आपका ये एमजी इस एज से पास हो रहा होगा। मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसको थीटा से टर्न कर रखा है। तो हमने ये कह दिया भाई ये जो एंगल है जहाँ पे जस्ट टॉपल होने वाला है, ये हमारा थीटा है। तो क्या नाम दिया है? थीटा। हाँ, थीटा ही दिया है। ठीक है? अब अगर आपके आपके ये जो हाइट है सेंटर ऑफ मास की, अगर ये हाइट h है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। और ये ट्राइंगल नोटिस करिए आप जरा, बस ये ट्राइंगल को देखिए, ये वाला। ठीक है? इस ट्राइंगल में आपको ये पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो बेस है, बेस क्या है आपका? जो भी रेडियस होगा सिलेंडर का। रेडियस गिवन नहीं है, आर कुछ मान लेते हैं रेडियस। ठीक है? हमने मान लिया भाई सिलेंडर का जो रेडियस है कुछ आर है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जस्ट जो टिपिंग एंगल होगा उस पर टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी? टैन थीटा आपका एच ओवर आर हो जाएगा। सॉरी, आर ओवर एच, ये उल्टा लिख दिया हमने ना, आर ओवर एच। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है भाई? यहां से हमें दिख रहा है कि जो देयरफॉर थीटा जो होगा वो इंक्रीज करेगा इफ एच डिक्रीजेस। ठीक है? तो आपका थीटा इंक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? जितना ज्यादा एच कम होगा उतना बड़े थीटा पे टॉपलिंग होगी। ठीक है भाई? अब ये इसकी बात कर लेते हैं जरा। इन आई होप इक्वेशन सही लिखी है मैंने। हाँ भाई। तो एच की अब बात कर लेते हैं। एच जब एफ जीरो होगा, मतलब आपने जब जरा भी शैम्पू नहीं भर रखा, तो एच कहाँ होगा? एच एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। जैसे जैसे आप इसमें शैम्पू भरना शुरू करोगे, ठीक है, अब क्या होगा? जैसे आपने थोड़ा सा शैम्पू भरा, तो ये एच नीचे की तरफ आएगा। ठीक है? और जैसे जैसे आप वापस से इसमें शैम्पू और ज्यादा ज्यादा भरते जाओगे, ये एच वापस ऊपर को शिफ्ट होगा। है भाई? ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि ये एच पहले स्टार्टिंग में यहाँ था। ठीक है? एफ इक्वल्स जीरो पे ये यहाँ था। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, फ्रैक्शन को जीरो से इंक्रीज करोगे, शैम्पू भरना शुरू करोगे, ये हाइट नीचे को जाएगी। ठीक है? और जब आप एफ इक्वल्स वन कर दोगे तो वापस फिर यहीं आ जाएगा। जब पूरा फिल्ड बॉटल होगा तो भी सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे आएगा। जब एकदम ही खाली बॉटल होगा तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। ठीक है? तो एंगल की अगर हम बात करें भाई, एंगल क्या है? एच जितना ऊपर, एच जितना बड़ा एंगल उतना छोटा है। सो हमारा स्टार्टिंग में जो है सबसे छोटा एंगल होगा टिपिंग के लिए। उसके बाद क्या होगा? एंगल बढ़ेगा और फाइनली एंगल फिर कम होने लगेगा, और एफ इक्वल्स वन पे हम उसी एंगल पे वापस आ जाएंगे। तो हमें ये पता है कि देयरफॉर अब हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकली जरा बोल देते हैं कि सिंस एच इक्वल्स मैक्स एट f equals 0 and f equals 1, therefore theta should be minimum at these values. ठीक है भाई? ये बात समझ में आ रही है? भाई जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है वो मैक्सिमम कब है? f इक्वल्स जीरो पे और f इक्वल्स वन पे। बाकी सारे वैल्यूज के लिए h नीचे हो जाएगा, नीचे को शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है? तो जो थीटा होगा टिपिंग का एंगल, वो सबसे कम कब होगा? f इक्वल्स जीरो पे, और फिर वापस f इक्वल्स वन पे बाकी वैल्यूज के लिए बड़ा होगा। अब ऐसा कौन सा ग्राफ है? ऐसा एक ही ग्राफ करस्पॉन्ड कर रहा है इस सिचुएशन को, विच इज आर ग्राफ नंबर डी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है?
थोड़ा-सा ट्रिकी था, थोड़ा-सा सोचना था, आपको बस ये टिपिंग की कंडीशन यहाँ पे पता होनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ से थीटा और सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट रादर, वो उसमें आप रिलेशन निकाल लोगे, ठीक है? अगेन सिंपल इनफ, थोड़ा-सा ट्रिकी, बट अगर आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, क्लियर हैं, टॉपलिंग पढ़ा है आपने, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखें। ये भी एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा, ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस वगैरह में भी खूब आ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज दैट ऑफ अ पर्टिकुलर डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, assuming uniform density of earth, the depth is, again I hope अब ये सबको याद होगा, again at height h, भाई g क्या होता है? g dash at height h, हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, g टाइम्स 1 माइनस 2h ओवर r, और ये फॉर्मूला हम एक अप्रोक्सीमेशन में लगाते हैं, if h is much less than r, फिर r क्या है? r is radius of the earth। अभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें h क्या दिया है? h की वैल्यू 10 किलोमीटर दी है, ठीक है भाई, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? हम ये कह सकते हैं कि भाई रेडियस ऑफ अर्थ, अगेन ये आपको पता होना चाहिए, 6400 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये अजम्पशन वैलिड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये अजम्पशन वैलिड हो जाएगी, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं जो जी डैश है आपका, वो इस फॉर्मूले से आ सकता है। और अब आपको क्या बोला है कि ये किसी डेप्थ पे, डी डेप्थ अगर हम मान ले, तो उस पे भी सेम है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डी डेप्थ पे क्या होता है जी? जी डैश एट डेप्थ डी, अगेन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले यार याद होने चाहिए, ठीक है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये फॉर्मूला होता है d इज डेप्थ फ्रॉम सरफेस। अच्छा, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन भी नहीं होती, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल होनी है, तो ये गिवन है आपको कि g डैश एट हाइट h इज इक्वल टू g डैश एट डेप्थ d, दिस इज गिवन। तो यहां से बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि भाई 2h शुड बी इक्वल टू d। डेप्थ क्या आ गया? देयरफॉर डेप्थ आ गया आपका 20 किलोमीटर का आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये भाई अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर गेटिंग टू दिस आंसर, ये भी जल्दी हो जाना चाहिए था और सही हो जाना चाहिए था, ठीक है। आई होप आप सबका हुआ है सही। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? ये कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द इनवर्स ऑफ मैग्निफिकेशन वर्सेस द डिस्टेंस between the object and the lens data for a setup. The focal length used in the setup is, so आपको 1 ओवर मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ के बीच में आपका ग्राफ दे दिया है, ठीक है, और आपसे फोकल लेंथ पूछ ली है, तो ये भी बहुत ही सिंपल फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि 1/v इक्वल्स 1/u माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है, लेंस फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 1/v क्या होता है, आप देखेंगे ये आ जाएगा 1/u प्लस 1/f, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं f प्लस u ओवर u f, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो हम बोलते हैं जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस का, मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u होता है। तो देयरफॉर 1/m क्या हो जाएगा? 1/m u बाय v हो जाएगा, और यहाँ पे इस u को इधर लेके जाओ तो u बाय v मिल जाएगा, और u बाय v क्या मिलेगा हमें? f प्लस u ओवर f। तो आपको u की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 1/m की वैल्यू ग्राफ में किसी भी पॉइंट से देख लो यार, कोई भी पॉइंट पकड़ो ग्राफ का, और भाई ये ग्राफ का पॉइंट देख लेते हैं। हमको ये पता है 1/f की वैल्यू -200 है, जब u की वैल्यू -0.8 है मीटर्स में, है, ये मीटर्स का ध्यान रखें। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमको ये पता है कि ये f f प्लस 0.8, अगेन माइनस में हुआ शायद, -0.8, f -0.8, अब बस यहाँ पे साइन का एकदम ध्यान रखना था, और ये कितना है? -200। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो क्या आएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा 201, f इक्वल्स 0.8, f जो हो गया आपका 0.8 ओवर 201 हो गया, है भाई।
अब इसको हम रफली रफली क्या कर सकते हैं, रफली कह सकते हैं 0.8 अपॉन 200, है ना? तो ये कितना हो गया 0.4/100, यानी कि एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.004। क्या भाई, देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी में यही कह रहा है भाई, 0.004 मीटर। सो वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कोई भी पॉइंट ले सकते थे ग्राफ पे, ठीक है? ये सबसे इजी पहला ही पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है? तो ग्राफ से वैल्यूज पिक करो, इसकी और इसकी, और सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में जो हमने निकाली, और दैट विल गिव यू द फोकल लेंथ, ठीक है? आइए फिर अगला देखते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है, इन अ सर्कस अ परफॉर्मर थ्रोज एन एप्पल टुवर्ड्स अ hoop held at 45 degrees, 45 meter height by another performer standing on a high platform, ठीक है भाई? The thrower aims for the hoop and throws the apple with a speed of 24 meter per second. At the exact same moment, the thrower releases the apple and other performer drops the hoop, ठीक है? Hoop falls straight down at what height above the ground does the apple go through the hoop? तो ये भाई पूछ रहा है कि भाई जैसे ही इसने, ये बंदे ने ये फेंका, ठीक है, इसकी तरफ एम करके फेंका, ये एक प्रोजेक्टाइल में जाएगा, और ये भाई हुप भी आपका गिर रहा है, तो गिरते गिरते कहीं यहाँ पर ये जब पहुंचा होगा, तो इसमें से एप्पल निकल रहा होगा। आपसे ये पूछा भाई ये किस हाइट पे होगा, ये हाइट पूछी हुई है, ठीक है? लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। आप हुप के रेफरेंस फ्रेम में इसका बॉल का मोशन देख लो, एप्पल का, तो इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग आ जाएगा, ठीक है? सो सबसे इजी तरीका यही है जल्दी जल्दी करने का। इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ हुप, है ना? भाई एप्पल कैसे चलेगा? एप्पल की एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का ही एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो भाई अगर हुप के रेफरेंस फ्रेम में एप्पल की बात करें, तो एप्पल भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सीधा सीधा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। अब मुझे ये डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस भी पता है इस रेफरेंस फ्रेम में, तो और स्पीड भी पता है, तो टाइम तुरंत ही निकल आएगा। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस था 25, ये डिस्टेंस था 45, तो ये जो डिस्टेंस हुआ एस, ये जो आपका एप्पल हुप के रेफरेंस फ्रेम में एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस हमारा कितना हो गया पता है? एस स्क्वायर वुड बी रूट ऑफ 45 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, ठीक है भाई? ओके, एस रूट हमने उधर लगा दिया। तो डिस्टेंस हमें पता चल गया भाई। एक बार जरा जल्दी जल्दी कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन का बड़ा पंगा था, ठीक है? अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो, क्योंकि सारे ऑप्शंस भी आप देखोगे बहुत आसपास के हैं, 21, 22, 23, 24, ठीक है? बहुत आसपास के ऑप्शन है। तो अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया तो दिक्कत होगी, देखो, ठीक है? तो देख लेते हैं, 625, ठीक है भाई? 25 का स्क्वायर 625 हो गया, प्लस 40 का स्क्वायर, ये तो, और इसका भी हम रूट लेंगे। जब रूट लेंगे, देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो ये आ गया, एस आ गया 51.5 मीटर्स। स्पीड हमें पता है, स्पीड हमारी क्या है, वी है 24 मीटर की। तो यहां से टाइम आ जाएगा, किस टाइम पे ये पे क्रॉस करेगा, ठीक है? टाइम क्या हो गया, एस ओवर वी, यानी कि 51.5, ठीक है, अपॉन 24, ये आ गया रफली 2.146, ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस हाँ इसमें कैलकुलेशन बहुत थी, और दिक्कत ये है, ये कैलकुलेशन आपको सही भी करनी पड़ेगी कि ऑप्शंस इतने आस-पास के हैं। अब आपको ये पता चल गया भाई, इतने टाइम में ये हुप से पास होगा, तो उतने टाइम में आप ये देख लो यार ये कितना गिर चुका होगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक फ्री फॉल में था, तो फ्री फॉल की हाइट आपको पता है, ये भाई एच डैश मान लेते हैं। तो एच डैश आपको पता हो जाएगी कितनी होगी, एच डैश हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? तो जी की वैल्यू बोला तो नहीं है, तो 10 ले लेते हैं भाई, चलो। तो हाफ इंटू 10 इंटू 2.146 होल स्क्वायर,
अगेन एज आई सेड भाई ये जो सवाल है इसमें कैलकुलेशन आपको सही करनी है। अगर कैलकुलेशन नहीं सही करोगे तो पंगा है फिर इसमें। ठीक है, तो 5 इंटू 2.146 0.16 ये आप निकालोगे तो एच डैश आ गया 20। ठीक है, और फिर यही यहाँ ये अप्रोक्सीमेशन भी ले लोगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ये इतना आपसे एक्यूरेट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ भी ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने तो आंसर 23 आ गया, वो जो कि गड़बड़ करेगा। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इसका था, आई थिंक कैलकुलेशन जब आप करोगे तो कैलकुलेशन से एच डैश की वैल्यू जो आएगी वो 22 मीटर आएगी, तो जिससे जो हाइट है आपकी वो 23 हो जाती है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक यही से सही सही आंसर है। ठीक है ठीक है, बढ़िया। सो हमारा रफली 23 आया आंसर है। अब ये 23 आ गया तो जो हाइट हो जाएगी एच, एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा भाई 45 माइनस 20, यानी कि ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगेन इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए, ये थोड़ा सा इसका बस टफ पार्ट है। बाकी सोल्यूशन वाइज यार बहुत बड़ा कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन आसान सा ही है। हाँ बस क्योंकि ऑप्शंस इतने आसपास हैं, 21 22 23 24 बहुत करीब के हैं, तो कैलकुलेशन में हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, अगले पे आते हैं। नाउ ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, कह रहा है a student was trying to construct a circuit shown in the figure below marked A but ended up constructing a circuit marked B. ठीक है, realizing her mistake she corrected the circuit but to her surprise the output voltage across R did not change. ठीक है भाई, बनाना ये था सर्किट, बना बैठे ये। ठीक है, ये बनाना चाहते थे, ये बना बैठे, लेकिन दोनों में पता चला कि भाई आर जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है ना, क्योंकि ये क्लास 11th के बच्चे कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है, उन्हें बहुत एडवांस सर्किट सॉल्विंग नहीं आती, तो क्लास 10th में जो भी आपने सर्किट सॉल्विंग सीखी है अगर आप उससे करोगे तो हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगेन और आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आई निकालोगे, उससे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकालोगे, और फाइनली इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, बहुत लंबा मेथड है, हो जाएगा। तो एक तो वो तरीका है आपका सॉल्व करने का। तो मेथड वन इज द ट्रेडिशनल मेथड। अगेन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है। ठीक है, जो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये तो आता ही होगा। हाँ, 10th की बेसिक सर्किट एनालिसिस से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका मेथड है वो थोड़ा एडवांस्ड मेथड है, वो आप जेई के लिए थोड़ा पढ़ोगे, 12th में भी आपके सिलेबस में नहीं है। एक चीज होती है थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि सर्किट के किसी भी पार्ट को, किसी भी एक रेजिस्टेंस के बीच में किसी भी पार्ट को आप एक इक्विवेलेंट बैटरी, जैसे यहाँ पे ये ले लिए 2 पॉइंट्स, तो ये जो जितना सर्किट है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, भाई आप इस पूरे सर्किट को एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, वो निकालने का तरीका भी होता है थेवेनिन थ्योरम में, अगर वो आपको पता है तो आप इस पूरे सर्किट को एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दोगे और उसके अक्रॉस आर लगा है। सेम चीज यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे ये 2 पॉइंट चूज कर लो भाई। ठीक है, और यहाँ पे जब आपने ये दो चूज कर लिए, इस पूरे को आप कन्वर्ट कर लो एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, और फिर इसके अक्रॉस निकाल लो। ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है यार, ये मेथड ज्यादातर आप लोगों को पता नहीं होगा, एटलीस्ट क्लास 11th वालों को तो बहुत ही मुश्किल है पता हो। कि 12th में आओगे तो पता चल जाएगा। बेसिक बता देता हूँ कि क्या करते हैं इसमें। जब अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, तो आप पहले क्या करते हो भाई, इसे एक ओपन सर्किट बना देते हो। क्या भाई, यहाँ से आपने कनेक्शन हटा दिए, मान लिया ये है ही नहीं।
अब ये नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, कितना आएगा, इसके बीच में। तो इसको ए और इसको बी, इसके बीच में इस सर्किट में अगर ये आर नहीं होता, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता, वो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाता है बैटरी का। तो आपका सिंपल सा सर्किट हो गया भाई, 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, 100, 200, 300, तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो गया सर्किट का, हमारे बचे हुए सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो गया 600 ओम। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता इस सर्किट में भाई, ये निकाल सकते हैं हम आई, तो आई हमारा क्या आ जाता, जो आई इस सर्किट में फ्लो होता है, ठीक है, आई हमारा आ जाता 10/600। तो आपको ये भी, या फिर ये सिंपली कर सकते हो कि भाई 300 यहाँ पर है, 300 यहाँ पर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आधा हो जाएगा इसका। तो आपका वी इक्विवेलेंट जो आ गया, इक्विवेलेंट बैटरी वो 5 वोल्ट की आ गई। अच्छा, अब बात बची रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी सर्किट के पार्ट को आप एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टेंस उसके साथ लगा लो, इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हुए उससे रिप्लेस कर सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस के टाइम पे क्या करते हैं, आप इस बैटरी को शॉर्ट कर देते हो, ठीक है? इस बैटरी को हटा दे, मान लो बैटरी है ही नहीं, और अब इन 2 पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इन 2 पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, 300 और 300 पैरेलल में है। आर इक्विवेलेंट जो हो गया हमारा, वो आपका 150 हो गया। तो पहले केस में जो सर्किट है उसको आप सीधा-सीधा ऐसा बना सकते हैं। केस ए का जो सर्किट, सर्किट ए को हम ऐसे बना सकते थे, एक 5 वोल्ट की बैटरी, उसके साथ एक 150 वोल्ट 150 ओम का रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट की बैटरी, 150 ओम का रेजिस्टेंस और उसके साथ ये आर लगा है। ठीक है, ये सर्किट ज़्यादा ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। सेकंड केस के लिए भाई, बी के लिए क्या करेंगे? बी के लिए अगेन वही तामझाम करेंगे, भाई इसको हटा दो, ठीक है? और सोचो यहाँ पर अगर करंट आई डैश कुछ फ्लो कर रहा होता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं भाई, ये रेजिस्टेंसेस क्या है, 1:3 के रेशियो में है, तो 3/4 पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आएगा। 3/4 कितना हो गया? सो यहाँ पे कह देंगे सर्किट, ये तो सर्किट ए की बातें हो गई। सर्किट बी में आपका जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो बैटरी का ईएमएफ होगा, वो आप क्या लिख सकते हो, 3/4 ऑफ 10 विच इज 7.5। 7.5 ये हो गया, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 100 और 300 आपके पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट जो हो गया, वो हो गया 300 इंटू 100 ओवर 400 है, तो ये हटा दीजिए, और ये आपका 75 आ गया। तो सर्किट बी को आप ऐसे बना सकते थे, सर्किट बी को आप लिख सकते थे एक 7.5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 75 ओम्स, ठीक है, और इसको आपने लगाया अब दो रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, दो रेजिस्टेंसेस क्या है, 200 और आर, ठीक है। ये सर्किट्स ऐसे रिप्लेस कर देते और अब एनालाइज कर लेते, तो अब आसानी से आ जाता आंसर आपका, ठीक है। अगेन इसको एनालाइज करोगे जब, तो बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा आपका आंसर, और आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक। हाँ, तो अब ये हो सकता है यार, आप लोग बोलो कि यार ये तो बात गड़बड़ है सर, आपने भाई बोल दिया एक तरीका बहुत ही लंबा है प्रैक्टिकली, और एक तरीका मुश्किल है किसी को आता हो, तो भाई हम कैसे करते हैं इसको? तो एक छोटा सा और ट्रिक है, सपोज अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं ये पेपर दे रहा होता, ठीक है, और मैं 11th का बच्चा हूँ, मैंने अभी थेवेनिन थ्योरम पढ़ी नहीं है, या मुझे हवा ही नहीं है थेवेनिन थ्योरम क्या है, और मुझे पता है ट्रेडिशनल मेथड जो है वो बहुत लंबा होगा। तो एक शॉर्टकट जो आप अपना सकते हो वो क्या था भाई, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना चालू कर दो। तो भाई पहला ऑप्शन क्या है, देखो 100 है, मान लेते हैं अगर आर 100 होता, अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं हमेशा ये चीज करूंगा, मान लेते हैं आर 100 होता। अब आर 100 हुआ, 100 और 300 मिलके क्या बना देंगे, इस पूरे का 75 है भाई, 25 ओम आ गया। 75 और 300 ये सीरीज में है, 10 वोल्ट इन दोनों वोल्ट रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस डिवाइड होना है, तो इसके अक्रॉस जो वी आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, हम जो होगा, होगा टोटल हो गया 375, और 75 के अक्रॉस निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो जो होता है रेजिस्टेंसेस के रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो 75 के अक्रॉस कितना आएगा, इतना आएगा, ये आपका 1/5, ये आ गया 2 वोल्ट, ठीक है भाई।
सर्किट ए में 2 वोल्ट आ रहा है, अगर मैंने 100 ओम रेजिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ पे भी यही मान लेते हैं भाई, कि यहाँ पे अगर 100 ओम होता, तो ये 200 और 100 300, 300 और 300 150, तो 150 के अक्रॉस जो यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं इनफैक्ट, 150 प्लस 100 टोटल आपका हो गया 250 आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो करंट आता आपका आई, तो आई क्या हो जाता? आई हो जाता आपका 10/250, हाँ, यानी 1/25। तो इसमें जो जाता, इसमें कितना जाता आई डैश, वो हाफ हाफ हो जाता क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस है, ठीक है ना। आई डैश मुझे पता है, आई डैश हो जाता 1/50। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता वी, वो वी कितना आता देख लेते हैं। वी डैश भाई, वी डैश आ जाता 100 इंटू 1/50, 2 वोल्ट आ गया ये, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करते तो आपका पहला ही ऑप्शन आ रहा है। प्रैक्टिकली आई थिंक अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा तो आपको ये मेथड करना था, एंड दैट इज व्हाई इसमें ऑप्शन ए सही दिया गया है, ताकि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट अगर आप स्मार्टली थोड़ा हैंडल करते हो, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करने लगते हो, पहले ही ऑप्शन में आप आंसर पकड़ लोगे, और दिस इज हाउ यू कुड हैव प्रैक्टिकली आंसर्ड दिस, ठीक है। आई होप ये बात सबको चमकी, ठीक है। अगेन ये तो मेथड्स यार हैं ही हैं, बट कभी-कभी स्मार्टली भी कर सकते हो, सीधा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर दो। और ऐसे केस में जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है ऑप्शन ए सही आंसर इसीलिए रखा गया है, ताकि अगर आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इससे स्मार्ट तरीका नहीं है। तो प्रैक्टिकली दैट वुड हैव बीन अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ गेटिंग टू द आंसर, ठीक है। आइए भाई फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है। अगेन ये स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, आपको ये याद होना चाहिए। जनरली जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जनरली इट इज अबाउट 10 टू द पावर 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है भाई, ये होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे रेशियो उल्टा पूछ दिया है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो रफली 10 टू द पावर -42 के ऑर्डर का होगा। तो 10 टू द पावर -42 के ऑर्डर का भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है सी। तो अगेन ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स जी एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। सो जी एम स्क्वायर ओवर के क्यू स्क्वायर वाला ऑप्शन आ जाएगा। बट ये अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10 टू द पावर 42 टाइम्स स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो उससे आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रफली जज कर सकते थे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा 42, 10 टू द पावर -42 होना चाहिए उल्टे रेशियो का, वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन सी। सो प्रैक्टिकली अगर आपको ये फैक्ट याद था तो आप तुरंत आंसर बता दें, नहीं तो कैलकुलेशन करके तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो फाइनल क्वेश्चन था इस पार्ट का। ये काफी ट्रिकी सा सवाल है भाई। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट enters a square enclosure with a mirrored interior surface at an angle of incidence theta I which is not equal to 0, ठीक है भाई। See the figure below. For some value or values of theta I, the beam of a reflected light, the beam is reflected by every mirrored wall other than the one with the opening exactly once and exits the enclosure through the same hole. Which of the following statements is correct? आपको ये बता दिया, एक स्क्वायर सा उसमें है, उसमें एक ओपनिंग दिया है भाई, और इस ओपनिंग में से लाइट आना है, और वो तीनों वॉल्स पे एक एक बार रिफ्लेक्ट होके इसी से बाहर निकलना है, ठीक है भाई। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं भाई? द बीम विल नॉट कम आउट ऑफ द इनक्लोजर फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा आई, ठीक है। अगला ऑप्शन कहता है द बीम विल कम आउट फॉर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ थीटा आई, ओके। तीसरा कहता है भाई द बीम विल ओनली कम आउट इफ थीटा आई इक्वल्स 45 डिग्रीज, और डी ऑप्शन कहता है द बीम विल कम आउट फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ थीटा आई। तो पहले तो सिचुएशन इमेजिन करते हैं भाई, कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो भाई ये मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है। अच्छा, ये होल किधर है एग्जैक्टली ये नहीं बताया है, हम ये बताया नहीं गया है, ठीक है। ये फिगर में लग रहा है कि बीच में है एग्जैक्टली, ठीक है। बट ये आपको गिवन नहीं था कि एग्जैक्टली बीच में ही है। अच्छा, बीच में होता तो हम बता सकते हैं सिमेट्री से, एक तरीका है जहां से बाहर आएगा, है ना। अगर थीटा 45 हो जाए, अग्रीड, बात समझ में आ रही होगी सबको। अगर बीचों बीच होता तो मुझे दिख ही रहा है कि 45 पे मारता मैं लाइट,
है ना? तो 45 पे अगर यहाँ से आती, तो यहाँ मिड पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती, यहाँ मिड पॉइंट पे पहुँचती, यहाँ मिड पॉइंट पे पहुँचती और यहाँ मिड पॉइंट से वापस आ ही जाती, ठीक है? अगर ये मिड पॉइंट होता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है यार ये मिड पॉइंट हो, तो हम इतनी जल्दी इमेजिन नहीं करेंगे कि थीटा 45 सही है आंसर। तो पहले तो भाई एक रे डायग्राम बनाते हैं। मान लो यार ये आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, इधर गया, से रिफ्लेक्ट हुआ, इधर गया, ठीक है? और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ से निकल जाना है। ऐसा एक पॉसिबिलिटी हमने मान लिया भाई, ठीक है? अब ज़रा इसको गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं भाई ये जो एंगल था ये आपका थीटा है। अब आपको ये पता है ये थीटा आई हुआ तो ये भी थीटा आई हो गया, ये थीटा आई हुआ तो ये भी थीटा आई हो गया, अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए। अच्छा, ये क्योंकि पूरा एंगल 90 था तो ये एंगल भी आपका थीटा आई हो गया, ये भी थीटा आई होना पड़ेगा, ये 90 माइनस थीटा आई, ये भी थीटा आई और ये भी थीटा आई, ठीक है? और ये थीटा आई है तो ये भी तो ये टर्न्स आउट थीटा आई से ही निकल जाएगा, ठीक है? अगेन ये सारे एंगल्स दिखने चाहिए यार, ये तो दिख ही रहे होंगे सब, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी। अब एक छोटा-सा हम लॉजिक लगाएँगे, एक छोटी-सी ट्रिक लगाएँगे। भाई ट्रिक क्या है? एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ आप नोटिस करोगे यार ये लाइन का एंगल क्या है? थीटा है और ये लाइन का एंगल क्या है हॉरिज़ॉन्टल से? ये भी थीटा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 2 लाइन्स पैरेलल हैं? हाँ, ये और ये दोनों पिंक लाइन्स पैरेलल है भाई, ठीक है? अब दूसरे की बात करते हैं। भाई दूसरी हमको दिख रही है कि थीटा एंगल से ऊपर जा रही है, ये वाली लाइन। इसको कुछ और कलर से बना देते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है? तो ये एंगल भी थीटा आई है ऑफ कोर्स। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, ये एंगल भी थीटा आई है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, तो ये दोनों लाइन्स भी पैरेलल हैं। ये बात समझ में आ रही है भाई? है ना? दोनों रेज़ पैरेलल हैं, ये मुझे एंगल से दिख रहा है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द फिगर वी सी दैट ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। द क्वाड्रिलेटरल formed by light rays is a parallelogram. पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है भाई? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं। यहाँ देखो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं दोनों साइड, ये पैरेललोग्राम बन गया भाई। अब पैरेललोग्राम का मुझे क्या क्या पता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स ना सिर्फ पैरेलल होंगी, ऑफ कोर्स बराबर भी होनी पड़ेंगी, है ना? ये तो सबको पता होना चाहिए, इतनी मैथ सबको आनी चाहिए इस सवाल को करने का। तो जरा इनकी कुछ हम वैल्यूज दे देते हैं इनकी लेंथ्स को, क्या भाई? ये मान लो कि ये लेंथ जो है वो है L1, तो ये वाली लेंथ भी L1 हो गई और सिमिलरली इसको L2 मान लूं तो ये भी L2 हो गया। अग्रीड। अब जरा देखते हैं ये साइड, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? ये हो जाएगी L1 cos थीटा आई, क्या भाई? और ये कितनी हो जाएगी? ये सिमिलरली हो जा रही है L2 cos ऑफ थीटा आई। अच्छा, ये लेंथ के बारे में क्या ख्याल है? ये लेंथ कितनी हो गई? L2 sin थीटा आई और ये लेंथ सिमिलरली देखोगे तो L1 sin थीटा आई। अगेन ये भी दिख रहा होगा सबको, ठीक है? अब कमाल की बात क्या है भाई, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो दोनों साइड्स तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है भाई? अब हम कह सकते हैं सिंस द बॉक्स इज स्क्वायर, द बॉक्स इक्वल्स स्क्वायर, तो भाई दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं L1 cos थीटा आई प्लस L2 cos थीटा आई, ये हो जाना चाहिए L1 sin थीटा आई प्लस L2 sin थीटा आई। देखो भैया, cos थीटा आई कॉमन लो, sin थीटा आई कॉमन लो, L1 प्लस L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? cos थीटा आई बराबर sin थीटा आई, यानी कि थीटा आई 45 डिग्री,
ठीक है, तो भाई अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और अगर तो लाइट रे आपकी बाहर आ रही है, तो टर्न्स आउट थीटा आई की एक ही वैल्यू है। अगेन ये स्क्वायर है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो दो एंगल्स के लिए हो जाता। तो कैसे? आप ये सोच सकते थे भाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से कि अगर अगर उल्टा कर दें, हम यहाँ से एंटर कराते लाइट, है ना? तो ये एंगल आप देखोगे क्या हो जाता भाई, ये आपका थीटा आई होता, ये 90 माइनस थीटा आई जाता। अगर ये रेक्टेंगुलर होता, अगर ये बॉक्स आपका रेक्टेंगुलर होता तो थीटा और 90 माइनस थीटा आई दो एंगल्स के लिए ऐसा हो पाता कि जहां से एंटर करेगा वहीं से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगेन स्क्वायर है तो स्क्वायर में एक ही वैल्यू पॉसिबल है और थीटा आई की वैल्यू 45 डिग्री होनी पड़ेगी। अगेन थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री यूज किया है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम बन रहा है, ये समझ में आ गया। बाकी फिर पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, ये भी पता होता है, और उससे बहुत ही सिंपली आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन सी जो है हमारा ये आंसर हो गया। अगेन ये उस टाइम चमकना चाहिए, है ना? हाँ, आप में से कुछ बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं यार कि सर ऐसे कैसे हमको चमकता कि ये ऐसा पैरेललोग्राम बन रहा है। यार वो दिख जाना चाहिए आपको, जैसे जैसे एंगल्स आ रहे हैं ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हुए पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, थोड़ा इंट्यूटिवली भी सोच सकते थे। इंट्यूटिवली ये एज आई सेड पहले ही बता दिया था, अगर ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होता तो आपको पता है 45 डिग्री पे फेंक दो तो हर दीवार का मिड पॉइंट ही स्ट्राइक होता है ना, स्क्वायर की सिमेट्री की वजह से। तो आपको इंट्यूटिवली भी समझ में आ जाता, नहीं तो वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी जनरल केस में आप प्रूव कर सकते हो कि एक ही एंगल हो सकता है ऐसा, कि ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा रे डायग्राम का और उसके लिए ऐसा ही एंगल एक पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पार्ट ए में आई थिंक ज्यादातर क्वेश्चंस इजी थे, कुछ एक आध थोड़े से ट्रिकी थे, बट ओवरऑल मैं पार्ट वन को थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रखूंगा। अब आते हैं जरा पार्ट टू पे। पार्ट टू में क्या था आइए देखते हैं। 5 सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज थे और प्लस 2 मार्क्स फॉर करेक्ट और -0.5 फॉर इनकरेक्ट। सो ऑब्वियसली नंबर ज्यादा है, क्वेश्चन कम है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, ट्रिकी होंगे, तभी ये सेक्शन 2 है। और ये डिफरेंशिएटर बनेगा भाई सिलेक्शन के लिए, अगर इसमें से आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कुछ ना कुछ तो बढ़िया है। आइए पहले देखते हैं। अब पहला ही जो सवाल है इसका बड़ा ही परेशानी वाला है। देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है, अ चार्ज q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d अवे फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अ ग्राउंडेड conducting platform conducting L shaped sheet as shown in the figure। ये आपको दिखा दिया। अब आपसे पूछ लिया दी फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू इज। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप क्लास 11th के हो, जो कि 11th वालों का पेपर है, और आप बस 10th की बेसिक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है, तो ये सवाल इम्पॉसिबल है आपके लिए करना। इवन 12th के सिलेबस में भी जो इसको सॉल्व करने का मेथड है वो ऑफिशियली नहीं है। आईआईटी जेई में भी जो मेथड इसका यूज होता है वो आज तक पूछा नहीं है आईआईटी जेई में भी सवाल, बट हाँ हम लोग थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो इसका जो मेथड है वो इमेज मेथड होता है। अब इमेज मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ बस मैं, बाकी सोल्यूशन इसका बता दूंगा, और आप डिटेल में कभी पढ़ना चाहो तो डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं। इमेज मेथड के बारे में पहले बात कर लें जरा, इमेज मेथड क्या होता है। ठीक है, तो देखो इमेज मेथड ये कह रहा है कि अगर आपने ये सिचुएशन लिया, आपका एक ये प्लेन है कंडक्टिंग प्लेन, यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज है। अब आपको बेसिक क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, कंडक्टिंग प्लेन है, इसको ग्राउंड कर दिया है, तो इसका पोटेंशियल तो जीरो है भाई। क्या आपको पता है इसका पोटेंशियल भी जीरो हो गया। अगेन आई होप अर्थिंग और जीरो पोटेंशियल ये सब पता है आपको। नहीं तो भाई 12th वालों को तो पता ही होता है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर आती है कंडक्टर पे। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज अगेन आपको पता होनी चाहिए, हमेशा कंडक्टर पे परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती है। अरे नहीं, ठीक है। अब एक और इमेजिन करो सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं एक साइड में। ठीक है, इमेजिन करिए एक मैंने डाइपोल रख दिया।
यहाँ प्लस क्यू का चार्ज रख दिया और यहाँ एक माइनस क्यू का चार्ज रख दिया। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी होती हैं, जरा इस पे भी गौर करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसी होगी, यहाँ जो है कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी। और अगर आप इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें, डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होगा, हमेशा फील्ड परपेंडिकुलर रहेगी और इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अब एक चीज होती है विच इज कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी रीजन में आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो सेम है और पोटेंशियल्स जो है बाउंड्रीज पे वो सेम है, तो आपके सारे रिजल्ट सेम ही होंगे, एक ही रिजल्ट आना चाहिए हर सिचुएशन का। बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जो कंडक्टिंग प्लेन और ये चार्ज वाली जो सिचुएशन है, ये एग्जैक्टली ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं जो इस पे फोर्स लगाएंगी वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो सिचुएशन ये कहती है कि अगर फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और पोटेंशियल्स, बाउंड्रीज, बाउंड्री कंडीशन सेम है पोटेंशियल की। बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब है, एक तो इन्फिनिटी पे वी जीरो होगा, ठीक है, इस केस में भी, इस केस में भी, एक तो इन्फिनिटी पे जीरो और दूसरा इस प्लेन पे जीरो है। तो दोनों केसेस में बाउंड्री अगर आपने एक रीजन की बनाई, बाउंड्री किस रीजन की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं यहां से लेकर ये इन्फिनिटी तक, ये मेरा रीजन है, अगर ऊपर नीचे इन्फिनिटी तक और फिर इस साइड लेफ्ट हाफ इन्फिनिटी तक, राइट हाफ इन्फिनिटी तक। सो हर जगह बाउंड्रीज पे पोटेंशियल जीरो हो गया। अंदर मेरी जो फील्ड है वो भाई कुछ कुछ ऐसी हो गई और यहाँ पे भी सेम सिचुएशंस है, रेप्लिकेट हो रही है। तो यूनिकनेस थ्योरम ये कहती है कि अगर बाउंड्री के पोटेंशियल सेम है, अंदर चार्जेस जो केप्ट हैं वो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी आइडेंटिकल होंगी, वो आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो जो रिजल्ट्स आएंगे सारी चीजों के वो भी आइडेंटिकल आएंगे, फोर्स का रिजल्ट आइडेंटिकल आएगा। सो ये एक ट्रिक है, इमेज मेथड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द इमेज मेथड। आप एरोडोव उठा के देखोगे, एरोडोव में इमेज मेथड पे सवाल दिए हैं, लेकिन ये आपकी एचसी वर्मा में भी डिस्कस नहीं हुआ है इमेज मेथड, क्योंकि टेक्निकली आईआईटी जेई के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, और आईआईटी जेई ने आज तक सवाल भी नहीं पूछा, बट हाँ केवीपीवाई में केवीपीवाई उन्होंने पूछ दिया। सो अगर आपको ये पता होता तो बहुत ही सिंपल था, आप इसे, इस कंडक्टिंग प्लेन को बेसिकली दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से बना मान सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी आप कंडक्टिंग प्लेन रखते हो वो एक मिरर की तरह काम करता है, एक मिरर इमेज बना दो और साइन रिवर्स कर दो चार्ज का। तो ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की जगह भाई इसकी जब मिरर इमेज बनाओगे इस मिरर में, तो यहाँ पर डी डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज रख दो। है भाई, एक माइनस क्यू चार्ज रख दो अगेन एट अ डिस्टेंस डी, ये इसकी मिरर इमेज होगी, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब जब नीचे वाला कंडक्टिंग प्लेन लगाया तो दो चार्ज यहाँ पे रखने पड़ेंगे, एक तो यहाँ पे इसकी इमेज आएगी, क्या माइनस क्यू यहाँ रखेंगे डी डिस्टेंस पे, और एक इसकी इमेज आएगी, अब इसकी इमेज पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर हमें प्लस क्यू चार्ज। तो बेसिकली पॉइंट ये है, मिरर इमेज मेथड ये कहता है कि ये जो भी सिचुएशन है इसको आप इस सिचुएशन से रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट्स होंगे इस सिचुएशन के, चार जो चार्ज की ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो प्लेन वाली, प्लेन के सामने रखा चार्ज है इस कॉन्फ़िगरेशन का, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो वंस यू नो दिस, अब सॉल्यूशन बहुत इजी है। इसमें जो नेट फोर्स लगना है भाई वो क्या लगना है, ये आपका टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू। अब इसके सामने तीन चार्ज रखे हैं यार, एक इधर रखा है माइनस क्यू, एक इधर रखा है माइनस क्यू, और एक इधर रखा है प्लस क्यू। क्या भाई, ये डिस्टेंसेस देख लेते हैं जरा। ये टू डी ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के जिस पे ऐसे चार चार, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो देख लो यार, तो आसान हो जाना चाहिए। हाँ, तो इसकी वजह से लगेगा, एक इसकी वजह से लगेगा, अब सिमेट्री की वजह से अगर ये एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा। ठीक है,
अगेन यूनिकनेस थ्योरम और इमेज मेथड आपके सिलेबस में है नहीं यार टेक्निकली, बट पूछ लिया यार, क्या कर सकते हैं। और अगेन ज़्यादातर कोचिंग्स में या सारे बैचेस में इनफैक्ट हम बताते भी नहीं है ये मेथड। ठीक है, ये पता होना ही बड़ी बात है, अगर आपको ये पता ही हो कि ये इवन हम लोग टीचर्स भी सारे बैचेस में जनरली डिस्कस भी नहीं करते हैं। और ये एक यहाँ से जो इसका फोर्स लगेगा, रिपल्सिव डैश बोल देते हैं इसे। तो जो नेट फोर्स हो गया, आप ये आइडेंटिकल है, नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा भाई, देख लो। और कलर इसकी वजह से ये एफ और एफ 90 पे है, तो एफ रूट टू आंसर इसका हो गया। और ये माइनस एफ डैश, तो आप क्योंकि भाई एफ नेट जो हो गया वो क्या हो गया, रूट टू एफ माइनस एफ डैश। और रूट टू एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इंटू के बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट बाय नॉट क्यू स्क्वायर ओवर टू डी होल स्क्वायर और माइनस बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ओवर ये जो लेंथ हो गई, ये आपका स्क्वायर का डायगोनल हो गया, टू डी लेंथ का स्क्वायर है, उसका डायगोनल टू रूट टू डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से, एक काम करते हैं भाई, क्यू स्क्वायर ओवर और ये चार इंटू चार 16 टी स्क्वायर जरा बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, रूट टू और माइनस यहाँ पर 1/2। सो क्या आंसर आ गया आपका, क्यू स्क्वायर ओवर 32 बाय एप्सिलॉन नॉट डी टू रूट टू माइनस वन। ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई ये कौन सा ऑप्शन है। और ये हमारा अगेन अगेन किस तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है। तो टूवर्ड्स ओ ये एक है, टूवर्ड्स ओ ये एक है, और ये हमारा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगेन इसका मैं और कोई आपको तरीका भी नहीं बता सकता, जैसे मैंने रेजिस्टेंस वाले में आपको बताया कि यार वैल्यूज पुट करके देख लो ऑप्शन की। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा कोई तरीका भी नहीं लगा पाओ। तो यस, इसमें या तो तुमको पता है इमेज मेथड या नहीं पता, और नहीं पता तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगेन आई डोंट नो क्लास 11th के कितने बच्चों को पता होगा। 12th के पेपर में आता तो एक बार वो फिर भी यार आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, क्लास 11th में पूछना थोड़ा सा जाती है। तो अगेन एज आई सेड, बहुत सारे क्लास 12th के बच्चों को नहीं आता होगा यार ये रिजल्ट, तो 11th वालों को तो पता नहीं कैसे ही आएगा। इन एनी केस, तो आपको नहीं आता होगा मेथड, तो ये छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी। एक आध छोड़ भी देना चाहिए क्वेश्चन। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री बॉल्स ए बी एंड सी आर रिलीज्ड एट ऑल रीच पॉइंट एक्स। तो पहली बात तो सबके सब एक्स पे पहुंच रहे हैं। Now balls A and B are released from two identical structures, one kept on the ground and other at the height h, ठीक है भाई, from the ground as shown in the figure, ठीक है। They take time ta and tb respectively to reach x. Now time starts after they leave the end of the horizontal portion of the structure, ठीक है। The ball C is released from the height h and vertically above x and reaches x in time tc. Choose the correct option. सो अगेन ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये थैंकफुली आप पिछला छोड़ सकते थे और इस पे आ सकते थे, ये बड़े आराम से हो जाएगा। ये देखने में भी बहुत सिंपल है। फिर एक चीज तो पता चल गई कि ये लॉजिकली आप बता सकते हो, जब ए यहाँ पे पहुंच रहा है, अगर ए की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम बोले, मान लेते हैं कुछ v है, तो क्या मैं कह सकता हूं जब बी पहुंचेगा इधर, तो बी की भी वही होगी v। तो एनर्जी कंजर्वेशन से सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये इक्वल अमाउंट से नीचे आए हैं। तो नीचे आते आते दोनों की स्पीड सेम होगी, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से सीधा सीधा कह सकते हैं। अब हमको ये पता है कि इसको भी यहां पहुंचना है, इसको भी यहां पहुंचना है, तो v हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है तो टाइम सेम होना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये कैसे भी आए, भले ये ए ऐसे आ रहा है, लेकिन हम टाइम जो है टी ए को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पे पहुंचना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई इसमें टी ए, अगर ये डिस्टेंस कुछ एक्स मान लें, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि भाई टी ए जो है तो आपका एक्स ओवर वी हो जाता, और टी एक्स ओवर वी हो जाता।
एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो ग्राउंड पे ही फ्लोर कर रहा हो। तो यहाँ से हमको पता चल गया TA इक्वल्स TB, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, भाई वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये यहाँ से आने में अगर वर्टिकल डिस्टेंस, ये कुछ हाइट h है, तो जो c टाइम लेता वो कितना होता? मैं कह सकते हैं कि भाई ऑल्सो जो सी एच हाइट ड्रॉप होने में टाइम लेता TC, वो क्या होता? √2h/g, ठीक है। अगेन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है यार, ये सबको पता होना चाहिए, इतना टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, ए के साथ भी तो यही हालत है, ए की भी तो y में स्पीड 0 है, तो ए भी जब नीचे आता, ए भी इतना टाइम लेता। तो फॉर y मोशन ऑफ ए, ठीक है, ये कह सकते हैं फॉर x मोशन ऑफ ए, और यहाँ पे एंड फॉर y मोशन ऑफ y डायरेक्शन के मोशन की बात करें, तो भाई टी ए जो है वो आपका √h/g ही होना चाहिए। देयरफॉर टी ए इक्वल्स टी बी इक्वल्स टी सी, तीनों का जो टाइम है सेम आना चाहिए भाई। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है ये, आप देख के भी बता सकते थे अगर आपने एनफ प्रैक्टिस वगैरह कर रखी है और आप थोड़ा क्विक हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे मतलब सीधा देख के ही समझ में आ रहा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, मतलब मेरे को पूछा जाता, मैं देखते ही बोल दिया था कि हाँ भाई तीनों इक्वल टाइम होंगे। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, आई थिंक इनमें से एक टीबी होगा, ठीक है। इन एनी केस तीनों टाइम बराबर होंगे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला देखते हैं। अगला थोड़ा रिलेटिवली अगेन सिंपल सा ही सवाल है, बेसिक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने 10th की जरा भी ऑप्टिक्स पढ़ी है तो आप क्लियर हो जाओगे, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है 4 bulbs रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू डिनोटेड बाय R, G, W and B respectively are kept in front of a converging lens as shown in the figure below, ठीक है। Observer sees that the green and the blue bulbs are kept to the right of the principal axis while the red and the white bulbs are kept, अच्छा पहले वाले लेफ्ट में थे, दूसरे वाले राइट में है प्रिंसिपल एक्सिस के। also sees that the red and green are above the principal axis, तो भाई रेड और ग्रीन ऊपर हो गए, और आपके व्हाइट और ब्लू का क्या हाल है? वो नीचे होंगे मेरे ख्याल से, हाँ वो नीचे है, ठीक है। स्क्रीन्स S1 and S2 are set in appropriate positions for focusing to view the images, ठीक है। तो कहीं मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सेस कहीं तो भैया बीच में आ रही होगी, जिसके ये नीचे है ये ऊपर है। तो आपको ये पता है क्योंकि रियल इमेजेस बन रही हैं, रियल इमेजेस हमेशा ही इन्वर्टेड होती हैं, तो मुझे ये तो पता होगा कि आर और जी जो है वो नीचे आएंगे और ये जो है ये ऊपर आएंगे। इमेज में ये दोनों नीचे होंगे और ये दोनों ऊपर होंगे। पहले तो ऑप्शंस में देख लेते हैं भाई नीचे कौन से हैं, तो एक इसमें नीचे है और एक आर और जी इसमें नीचे। ये दो ऑप्शंस मेरे सही होने चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनती है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला जाएगा इमेज के बाद, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि एक प्रिंसिपल एक्सिस के राइट में है तो इससे जब लाइट जाएगी तो वो लेफ्ट में पहुंचेगी, और सेम चीज रिवर्स हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये रेड वाला यहाँ पे आएगा और उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो रेड बल्ब आता कहीं यहाँ, ग्रीन वाला आता भाई कहीं यहाँ, ठीक है। ये ब्लू वाला ऊपर की तरफ जाता और इस साइड आ जाता यहाँ, और जो व्हाइट वाला है, व्हाइट कैसे दिखाएं, कलर से व्हाइट कुछ यहाँ आता, ठीक है। तो ऐसा सा अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा सा हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगेन बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको बस ये पता है यार रियल इमेज जो बनती है लेंस से वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, बस खत्म बात, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगेन इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं था, सिंपल सा सॉल्यूशन। तो अगेन पहला क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, उस पर टाइम वेस्ट करने की जगह अगर आप इन क्वेश्चंस पे टाइम देते तो ये थोड़ी जल्दी आपको नंबर दिला देते। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। अब ये अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगेन आपके फंडे अगर सही हैं तो ये आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? बोल रहा है अ वाइड बॉटम सिलिंड्रिकल मासलेस प्लास्टिक कंटेनर
of height 9 centimeter has 40 identical coins inside and it is floating in water with 3 centimeter inside the water. If we start putting more of such coins on its lid, it is observed that after n coins are put, its equilibrium changes from stable to unstable. Okay, equilibrium in floating is stable if geometric center is submerged of the submerged portion is above the center of mass of the object. यार ये अगर आप मेरा वीडियो भी देख लो तो उसमें ही मैंने बताया है जब तक सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे रहता है तब तक आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और जब ये ऊपर चला जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है और न्यूट्रल कहाँ होता है जब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो जहां जस्ट स्टेबल से अनस्टेबल में चेंज होगा तो वहां पे कोइंसाइड कर रहे होंगे ये दोनों ठीक है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ मास क्या हो गया भाई मान लेते हैं हमने एन कॉइन्स ऊपर डाल दिए इसके ठीक है ये हमारा कंटेनर था और हमने ऊपर कुछ एन कॉइन्स रख दिए अंदर तो 40 नहीं है ठीक है और हम ये मान ले रहे हैं कि ये अब जो हाइट डूब गया अंदर कुछ एच हाइट अंदर डूब गया तो जो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो एग्जैक्टली एच बाई टू पे होगा बेसिकली जहां बॉयंट फोर्स एक्ट करता है ये एच बाई टू पर होगा और आप चाह रहे हो कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी इसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एच बाई टू पे आ जाए ठीक है तो मैं एच निकाल लूं और फिर एच बाई टू पे अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दूं तो ऑप्शन हमारे आंसर्स आ जाएंगे तो पहले तो काम करते हैं एच निकालना ठीक है एच कैसे निकालेंगे मान लेते हैं कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका ठीक है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं तो पहले हमें क्या पता है पहले जब 40 पॉइंट थे अंदर हाँ जब 40 पॉइंट थे तो 3 सेंटीमीटर डूबा हुआ था सो फॉर फर्स्ट केस क्या कह सकते हैं फॉर फर्स्ट केस और इनिशियल कंडीशन रादर फॉर इनिशियल कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन के लिए आप क्या बोल पाओगे कि 40 mg जो होता ये आपका बैलेंस हो रहा है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस सो रो जी into the volume would have been p into the area of cross section ठीक है अगेन मैं यूनिट्स में कन्वर्ट अभी नहीं कर रहा हूँ कि अभी रेशियो लूंगा तो सब कैंसिल हो जाएगा और बाद में और फाइनल कंडीशन में क्या होगा जब ये सबमर्ज्ड है तो फ्लोटेशन की कंडीशन लगा रहे हैं हम कि 40 प्लस n mg वेयर mg इज मास ऑफ m इक्वल्स मास ऑफ वन बॉल वन कॉइन ठीक है बाद में 40 प्लस n का mg इक्विवेलेंस होता रो g और कुछ तो h इंटू ए से फिर इन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करो तो हमें क्या पता चलेगा भाई 2/1 से को पता चल गया कि h वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स 40 प्लस n ओवर 40 है भाई ये तो हमें आ गई h की वैल्यू अब मुझे क्या पता चला इसका भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा ये cb ये होगा h/2 पे ठीक है और यहीं पे इस पूरे कंटेनर का खुद का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए तो एक पेज ऐड कर देते हैं यार इसमें अगेन ये भाई आपको ये 11th वाले हो यार ये तो बताओ मास कहाँ आएगा आप ये जान रहे हो कि यहाँ से हाइट निकालनी है मुझे और मैं चाहता हूँ यहाँ से h/2 हाइट पे सेंटर ऑफ मास आ जाए तो y कोऑर्डिनेट जो होता है आपको पता है ICM निकाल तो कैसे निकालोगे यहाँ वाला जो है इसको रेफरेंस लेवल लिया है तो ये 40 जो है ये तो आपका जीरो हाइट पे आ गया ठीक है तो 40 mg टू जीरो प्लस n आपका कितनी हाइट पे था 9 की हाइट पे था जो n आपके कॉइन्स हैं तो n इंटू एम जी टू 9 ओवर ओवर 40 प्लस n सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया ये आपके पास आया 9n ओवर और ये आपका वाईसीएम h/2 होना चाहिए ये भी आपको पता था
तो पिछले उससे जो एच निकाला है और इधर से जो एच है भाई इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या पता चलेगा हमें? पिछले में हमने एच क्या निकाला था? एच निकाला था 340 प्लस एन ओवर 40। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 9n इंटू 2 ओवर 40 प्लस एन, ये जो है ये कितना हो गया हमारा 3 इंटू 3 प्लस एन ओवर 40। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक बनेगी यार, थोड़ी मेहनत का काम है। ठीक है, फिर ठीक है, करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, 20 टाइम। तो हमारे पास क्या आता है भाई? 240n इक्वल्स प्लस स्क्वायर क्वाड्रेटिक आई एन स्क्वायर प्लस आपके पास आता है 80, 80 माइनस ये कर देंगे तो माइनस 160n, और आपके पास प्लस 16 इक्वल्स 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं n इक्वल्स 160 प्लस माइनस रूट ऑफ 160 स्क्वायर माइनस 4 100 ऑन 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें भाई, प्लस 160 अगर कॉमन ले लिया जाए, 160 16 कॉमन ले लेते हैं। 16 अगर कॉमन ले लें 16 का स्क्वायर, तो यहाँ बचा 100 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, और यहाँ क्या बचा 4 इंटू 16 तो 25, 50 प्लस माइनस 8 रूट 75। ठीक है, ये आ रहा है अब रूट 75 रफली यार कितना हो जाएगा? 8.5 के आसपास हो जाएगा। हम्म, हो गया 8, 8 भी कॉमन ले लो, 10 प्लस रूट 75 रफली 8.5 मान लेते हैं, तो हम रफली कर सकते हैं 1.5 कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ रफली 12। इन 12 के आसपास हमारा आंसर चाहिए, तो n इक्वल्स 10 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया था, आई थिंक 10 ही आएगा आंसर वैसे। इस क्लोजेस्ट टू ऐसे भी पूछा है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर ले लें, 275 को अगर 8.5 मान लें तो रफली 12 आ रहा है, तो 10 इज द क्लोजेस्ट आंसर। ठीक है, अगेन क्वाड्रेटिक बनाया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, बट कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं करना, आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों को इंसाइड करा देने थे बस। ठीक है, तो फाइनली आते हैं भाई आखिरी क्वेश्चन पे। है, अब ये आखिरी क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसे हम आसानी से भी कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल कॉइन इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ एन एम्प्टी सिलिंड्रिकल स्टील कंटेनर हैविंग रेडियस r which is 1 meter and height which is 4 meter। ठीक है भाई, at time t equals 0 the container starts getting filled with water at a flow rate of capital Q equals 0.1 meter cube per second without disturbing the coin। Okay, भाई, find out the approximate time when the coin will first be seen by the observer O, okay, from a height capital H which is 5.75 meter above and L equals 1.5 meter radially away from the coin as shown in the figure। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है 4/3, आपको पता ही होना चाहिए ऐसे भी। तो ऐसा क्वेश्चन यार आपने एचसी वर्मा में भी देखा होगा, एचसी वर्मा में देखा होगा तो आपको पता होगा। इसमें करना क्या है, आप ये चाहते हो कि अगर हम डायरेक्टली देखते हैं, ये आपका कंटेनर है, क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है? और आपका एक कॉइन है, जो कॉइन आपका इधर, और जो आपका ऑब्जर्वर है वो भाई साहब कहीं यहाँ पर है। ये हमारे ऑब्जर्वर भी, अगर ये डायरेक्टली देख रहे होते तो डायरेक्टली इन्हें क्या दिखता, इन्हें कहीं यहाँ पे दिखता।
ठीक है? तो इन्हें कॉइन नहीं दिखता। अब कॉइन देखने के लिए क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे भाई पानी भर दिया जाए अंदर और किसी हाइट एज तक ऐसे भर दें कि ये जो है लाइट रे है वो कुछ ऐसे ट्रैवल करती जाए। तो फिर यहाँ से ऐसी आ जाए। है ना? अगर ऐसा काम बन गया तो इन्हें दिख जाएगा। तो ज़रा टेढ़ा-सा काम है बट अगर हम थोड़ा-सा समझदारी से काम लेंगे तो हम इसे अब देखो आसानी। तो हमको पूछा गया है यार, ये सारी वैल्यूज़ दे दी हैं। हाँ, ये आपका डी है। ये हम मान लेते हैं कि कुछ स्मॉल एच तक हमने पानी भर दिया, ठीक है? एच कहीं लिया तो नहीं ना इन्होंने वैल्यू? ये आपका कैपिटल एच है, ये आपका आर है। तो पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ से जो रे जानी है, ठीक है? तो ये रे आपकी ऐसी जानी है। तो इधर मैं नॉर्मल बनाऊँगा, ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और ये आर। ठीक है? अच्छा हमको ये भी पता है, ये डिस्टेंस हमको दिया है, ये भी डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो ये क्योंकि आर है तो ये एंगल भी यार आर ही हो जाएगा, करंट एंगल्स हैं। तो हम एक चीज़ पहले इस ट्रायंगल से देखते हैं, है ना? ये ऑब्जर्वर ओ था, ये हमारा ऑब्जर्वर ओ है। हुँ, तो कुछ ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और ये जो सेंटर है इसको कुछ सी मान लेते हैं। तो एक बार ट्रायंगल ओएबी में देखते हैं। इन ट्रायंगल ओएबी अगर मुझे ये पता चल जाए किस हाइट पे यार इसको दिखने लग जाएगा तो टाइम तो फिर मैं निकाल ही लूँगा क्योंकि किस रेट पे पानी भर रहे हैं वो मुझे बता दिया गया है। तो ट्रायंगल ओएबी में मुझे क्या दिख रहा है भाई टैन आर कितना है देखो। टैन आर जो है आपका वो आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस आपको दिया था 1.5। तो हमने कुछ क्या बोला है, कुछ बोला है एल बोला है। तो ये हो गया एल माइनस आर ओवर एच माइनस डी। भाई ये दिख रहा होगा। तो जरा वैल्यूज डालते हैं कितना आ रहा है 0.5 और एच था 7.5.75 और डी था हमारा 4 तो ये आया 0.75। टैन आर जो है आपका आ गया रफली बाय 3.5। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर तुम सीधे सीधे कैलकुलेशन करने लग गए तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक अपनाएंगे। अगर तुम सीधा सीधा सवाल करने की कोशिश करोगे देखो तो क्या क्या करते, फिर तुम बहुत ज्यादा पंगे लेते कि आप क्या करते इसको कुछ एक्स मानते, फिर इस ट्रायंगल में ये टैन आई लिखते, फिर टैन आई से टैन आर लेते या कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेते और फिर सॉल्व करते। यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, हम ये बोलेंगे कि यार ये जो है टैन आर की वैल्यू कम है काफी और हमें ये पता चल रहा है ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो आई तो और भी छोटा होगा। ठीक है, सो आई कैन से वी कैन अप्रोक्सीमेट कि भाई टैन आर इतना छोटा हो रहा है 1/3.5 आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट आ गया 0.3 से कम आ गया। ठीक है, तो अगर मैं रफली 3.5 3.5 हाँ 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे डिनोमिनेटर 10 से बड़ा हो गया तो हम ये कह सकते हैं ये रफली 0.3 के आसपास कुछ आ जाएगा। सो हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, assuming assuming r and I to be small। भाई आर तो रिलेटिवली स्मॉल है ही यार, अगर टैन इतना छोटा है तो आर स्मॉल है तो आई तो और भी स्मॉल होगा। और इस केस में, ऐसे केस में जब एंगल्स छोटे होते हैं हम क्या करते हैं नियर नॉर्मल व्यूइंग की अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, वी कैन अज्यूम नियर नॉर्मल व्यूइंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ऐसे भी एक चीज देखोगे, ये रफली पूछा है फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट टाइम। अप्रोक्सीमेट टाइम पूछा है तो थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं।
उससे मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखो क्या होगा, तो ये हाइट है यहाँ पर, इसकी जो डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ है h, एपरेंट डेप्थ जो है ये h डैश मान ले। अब मेरे को ये पता है कि एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन होता है ना? ये सबको पता होना चाहिए। नियर नॉर्मल व्यूइंग में हम ये कह सकते हैं एपरेंट डेप्थ जो हो जाती है आपकी, तो हम कह सकते हैं फॉर नियर नॉर्मल व्यूइंग होता है जो एपरेंट डेप्थ है, हाइट कम हो जाती है और वो कितनी होती है, रियल डेप्थ ओवर म्यू। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं एच डैश जो है वो कितना हो जाता, वो हो जाता भाई 3/4 h। यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं? तो अब तो और भी आसान हो जाएगा यार। अब आसान क्या हो जाएगा, ये जो आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल करिए, ये ट्राइंगल है ना, और कंसिडर करिए ये एक ट्राइंगल, ये वाला कर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। नहीं, और छोटा कैसे कर सकते कैलकुलेशन? हम्म। हम्म, सीधा ये बड़ा ट्राइंगल ले लो यार, ये अच्छा रहेगा। एक ये ट्राइंगल कंसिडर करिए, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, हमारी लाइफ आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, इन कलर कोई और चूज करते हैं, ये दिख जाए आपको। Let's- ये बड़ा सा ट्राइंगल है। ठीक है भाई, इसमें ये डिस्टेंस आपको पता है एल है, बेस एल है, ये एंगल आर है, और ये जो हाइट है इससे आ जाएगी। ठीक है, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी वाई मान ले। ठीक है, तो अगेन अगेन मे भी एक और बार फिर से रे डायग्राम बना के दिखा दूं। आई डोंट नो आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं, रे डायग्राम में मैंने थोड़ा सा गंदगी मचा दिया है। ठीक है, अगेन अगेन इसको फिर से देखते हैं, ट्राई एंड शो यू। ये चीज जो है हमारी, ये एल है, ये हमको पता है 1, ये हम हाइट निकाल लेंगे कि इसको मैं वाई बोल रहा हूँ, इस वाली वाई कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। भाई tan r हमें पता है, तो इसको हम, ऑब्जेक्ट यहाँ था ओ, इसको कुछ ओ डैश बोल देते हैं, जहां इमेज बन रही है आई बोल देते हैं। ये ऑब्जर्वर था ही, इस पॉइंट को कुछ कैपिटल डी कर दिया, तो ट्राइंगल ओ आई और डी देखिए आप। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ आई डी, इन ट्राइंगल ओ आई डी आपको क्या दिख रहा है, tan r कितना है भाई, tan r जो है वो हो गया ये l अपॉन ये y। ठीक है भाई, l अपॉन y हो गया। अच्छा, तो यहाँ से मुझे y का पता चल जाए, tan r की वैल्यू डाल देते हैं, tan r कितना निकाला था हमने, 1/3.5, तो यहाँ से y क्या आ गया, 3.5 l। ठीक है, और मुझे क्या पता है, और मुझे क्या पता, ये जो y है, ये y कितना है, कैपिटल H माइनस ये वाला, जो कि y डैश बोल है, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई y को क्या लग सकते हैं, कैपिटल H माइनस y डैश, और 5l इक्वल्स y डैश क्या है, कैपिटल H माइनस
y dash is h minus h dash ना, h जहाँ पे रियल डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ h dash है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y dash आ गया, ये वाली हाइट है ना, इसको का पूरी हाइट से हटा दिया तो y आ गया। यहाँ तक सब फॉलो कर लो, ठीक है। ये हमारी थोड़ी अप्रोक्सीमेशन की वजह से कैलकुलेशन आसान कर देगा लाइफ, ठीक है। h डैश में ऑलरेडी निकाल चुका था भाई, क्या है 3/4h। यहाँ पे जरा वैल्यू डाल दो तो आपके पास आएगा 3.5L इक्वल्स कैपिटल H माइनस, यहाँ आ गया h/4, बस आया h/4 ई कैपिटल H माइनस L। अब जरा वैल्यूज डाल, h क्या आया 4 इंटू 5.75 0.5 टू 1.5 है ना। ये जल्दी जल्दी निकाल के देख लेते हैं, कोड को अंदर भी ले जा सकते हैं वैसे हम, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर देगा। देखते हैं 3.5 इंटू 1.5, ये हुआ 5.25, तो ये आया 4 इंटू 5.75 माइनस 5.5, तो एच जो आ गया रफली 2 मीटर आ गया, जो पानी की हाइट है, पानी के कॉलम की, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं बचा आंसर में, एक बार मुझे ये आ गया एच, और ये एच है 2 मीटर। अब मुझे ये पता है टाइम टी में अगर ये फिल होता है तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो अंदर भरा होगा, हम कह सकते हैं वी वुड बी क्यू डॉट टू टी, क्यू डॉट जो वॉल्यूम पर सेकेंड आ रहा है, और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। टाइम कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर, आर था 1 इंटू एच था 2 ओवर 0.1, अच्छा पाई 3.14 ले लेते हैं रफली, तो 3.14 इंटू 2 ओवर 0.1, तो ये जो आ गया हमारा टाइम, तो भाई कितना आ गया टाइम, यहाँ से आ गया ये 6.28, 62.8 सेकेंड्स, ठीक है। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 63 दिख रहा है, बढ़िया सा ऑप्शन, तो ये सी 63 सेकेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन अगेन जहां भी ऐसी सिचुएशन है वहां पे ये याद रखो यार, कुछ ना कुछ शॉर्टकट होना चाहिए लाइक, है ना, वरना ऐसे इक्वेशन करने लगे तो बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला फंडा अगर यूज कर लेते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगेन मतलब जितना ये क्वेश्चन का लेवल है उस हिसाब से आई थिंक हमने काफी आराम से ही निकाल लिया इसका आंसर, ठीक है। अगेन ये सोल्यूशन देख लीजिए, और आई होप सबने फॉलो कर लिया हो। क्या किया मैंने, मैंने एपरेंट डेप्थ निकाली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया भाई, पहले मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया कि भाई रफली नियर नॉर्मल व्यूइंग हम मान सकते हैं, क्योंकि यार एंगल ऑफ रिट्रैक्शन छोटा आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी छोटा होगा, और जब आई और आर छोटे होते हैं तो हम नियर नॉर्मल व्यूइंग लगा सकते हैं। और नियर नॉर्मल व्यूइंग में हमें पता है कि एपरेंट डेप्थ जो होती है भाई वो रियल डेप्थ बाय म्यू हो जाती है, तो यहाँ से मुझे एच डैश आ गया, एच डैश। और एच डैश क्या होगा, इस लाइन को अगर मैं सीधा जोड़ दूं इससे, यहाँ पे इसे तो यही लगेगा ना ऑब्जर्वर को कि यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद बस मैंने ये ट्राइंगल पकड़ा, ये ट्राइंगल में हमने सीधा सीधा ये लेंथ पता थी, ये हाइट निकाल ली, और सिंपल सा थोड़ा सा कैलकुलेशन से हमारा हाइट आ गया 2 मीटर। एक बार हाइट आ गया तो टाइम निकालने में कुछ भी नहीं था। अगेन गो थ्रू दिस सॉल्यूशन एंड लेट मी नो इफ यू फॉलोड दिस, भाई 62.8 सेकेंड आया, 63 बस बढ़िया सा आंसर है हमारा इसके पास का, सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस। हाँ जी, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एंटायर डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई क्या इसका डिफिकल्टी लेवल कैसे जज करेंगे। पार्ट वन जो था उसमें जो क्वेश्चंस थे मोस्टली इजी टू मॉडरेट थे इनफैक्ट, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस इजी थे, कुछ जो थे थोड़े से ट्रिकी थे, स्लाइटली ट्रिकी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सो आई वुड रेट इट फ्रॉम इजी टू मॉडरेट। जो पार्ट टू था उसमें अगेन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, पहला वाला तो अगेन आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। सिमिलरली आखिरी वाले में यार थोड़ा सा जद्दोजहद था, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है, उसके बाद हो जाता, ठीक है। सो
पार्ट 2 को हम मॉडरेट से हार्ड के बीच में रेट करेंगे। ओवरऑल मैं कहूँगा मॉडरेट सा पेपर था, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं है एंड आई पर्सनली थिंक कट ऑफ जो होना चाहिए फिज़िक्स का, वो 15 के आस-पास होना चाहिए और एवरेज जो ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें, ओवरऑल कट ऑफ अगेन मानते हुए कि भई यही लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगा, तो ओवरऑल कट ऑफ मैं जो एक्सपेक्ट करूँगा वो 45 के आस-पास होना चाहिए, ठीक है? ये नेगेटिव मार्क्स हटा के हैं बाय द वे, ठीक है? अगेन थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, एग्ज़ैक्ट नहीं कह रहा बट या इन माय गेस अप्रॉक्सिमेटली 45 मार्क्स का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगेन एज़ आई सेड यार सेकंड पार्ट में एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चंस सही कर सकते थे, ठीक है? 5 में से एटलीस्ट 3 तो कर ही सकते थे। पहले वाले में भी आई थिंक आप ईज़िली 10 से 12 क्वेश्चन सही कर सकते थे। तो अगर मैं नेगेटिव मार्क्स हटा भी दूँ, तो मेरे ख्याल से 15 नंबर कट ऑफ फिज़िक्स का काफ़ी हम साइड पे ही रखा है, 15-16 के आस-पास भी जा सकता है, ठीक है? सो ओवरऑल कट ऑफ आई थिंक ये प्लस माइनस 2 की रेंज में होना चाहिए कट ऑफ। दैट इज़ माय प्रेडिक्शन बाकी देखते हैं। Okay, I hope you guys liked this solution, and I've tried to bring you the simplest possible solutions which you could have done during your paper. ठीक है, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड अगेन एक क्वेश्चन बस ऐसा था यार उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते इमेज मेथड वाला, ठीक है, उसका और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन इट टू यू, ठीक है? सो बाकी आई होप यू गाइस फॉलोड द सॉल्यूशन एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। If you liked it, don't forget to press the like button and share it with all the other people who are looking for the solutions of this slightly tricky paper. Okay. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe, of course, and don't forget to press the bell icon. And yes, you can now also reach out to me on Telegram. So Telegram ID is my Telegram ID is at the rate Rohit_Dikshit. So you can reach out to me on Telegram also. कोई भी डिस्कशन करना हो यार फिजिक्स से रिलेटेड, कोई भी डाउट्स वाउट्स हो, कुछ भी हो, आप मुझे इस पे रीच आउट कर सकते हो, बोल सकते हो। बाकी जो भी आपके इस वीडियो के बारे में थॉट्स थे, प्लीज लेट मी नो अबाउट देम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। ऑलराइट, सो टेक केयर एंड बाय बाय।